हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। वर्तमान समय में जो आप देख रहे हैं कि सभी जगह पर मौसम ख़राब है और सभी जगह पर खासकर इस मौसम में, बरसात के मौसम में कोई ना कोई प्राकृतिक हानि होती रहती, क्षतियाँ होती रहती हैं। इस संबंध में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो हम जानकारी देने वाले हैं आपको RBC 64 के तहत क्या होता है। तो RBC 64 क्या है, पहले आप ये समझ लें। RBC 64 यानी कि रेवेन्यू बुक सर्कुलर सेक्शन 6 नंबर 4 या फिर राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4। ठीक है, इसके जो एक इस तरह के, जैसे देखिए, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, इस तरह की जो क्षति हो जाती है हमारी बरसात में पानी गिरने से, ठीक है, या किसी प्राकृतिक आपदा से, इस तरीके की जो क्षति हो जाती है हमारे मकानों में, हमारे जो भी हमारे आवासीय परिसर हैं वहाँ पर, ठीक है, ये जो क्षतियाँ हो जाती हैं, तो इस तरीके की क्षतियों के लिए शासन द्वारा एक प्रावधान है। ठीक है, जिसको कि राजस्व पुस्तक परिपत्र, जिसको हमने अभी देखा, राजस्व पुस्तक परिपत्र राजस्व विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा राहत शाखा के अंतर्गत संशोधित करके 1 मार्च 2018 से प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, प्रभावशील किया गया है। अब इसमें क्या है, तो आप इसको समझ लें। ये देखिए, ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि कोई भी प्राकृतिक प्रकोप है, जैसे कि कोई अतिवृष्टि है, ओला है, ठीक है, असमय पानी, बेमौसम बारिश है, पाला है, शीतलहर है, कीट, इल्ली, टिड्डी आदि, या बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, सूखा या अग्नि दुर्घटनाएं, यानी कि सभी प्राकृतिक, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक प्रकोपों से फसल की नुकसान होती है, जनहानि होती है या पशु हानि होती है। ठीक है, तो उसमें आपको शासन द्वारा एक निर्धारित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यदि अग्नि दुर्घटना से कृषक की फसल या मकान के जलने से हानि होती है, या व्यक्तियों तथा पशुओं के जल जाने से जनहानि एवं पशु हानि होती है। ठीक है, तो कभी कभी दुकानों में आग लग जाती है, छोटे दुकानदार है भाई, कोई उसके और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है, छोटा सा मकान है किसी का, ठीक है, और उस प्राकृतिक आपदा के कारण वो बेघर हो गया, यानी कि आवासीय परिसर है, वो आवासीय है और वहाँ पर वो रहता है, और यदि वो रहता है वहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा से उसको क्षति हो गई है, अब जिसके कारण उसके पास रहने को और कोई विकल्प नहीं बचा है, तो इस संबंध में पीड़ितों को तत्काल अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसके तहत? ये राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 के तहत। ठीक है, तो इसमें उपलब्ध कराने के लिए क्या है, इसका उपलब्ध कराने के उसमें अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसमें पहले भी राज्य शासन द्वारा अलग अलग प्रकार की जो प्राकृतिक विपदा थी उसमें आर्थिक सहायता समय पर आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के निर्देश थे। ठीक है, और उसके कुछ मानदंड भी निर्धारित किए गए थे। अब उसी को संशोधित करते हुए 2018 में नया प्रारूप प्रदान किया गया है। ठीक है, और इस परिपत्र के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता है वो उसी निर्धारित मानदंड के अंतर्गत किया गया है। उद्देश्य ये है, इसका जो हमारा RBC 64 है, इसका उद्देश्य ये है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द या तात्कालिक उस समय जो जितना उस समय यथासंभव आर्थिक सहायता हो वो उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, तो यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि कई जगह पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा परिवार क्षतिग्रस्त होकर बेघर हो गया है, बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन तत्कालिक सहायता की राशि इतनी हो कि उनको तुरंत मिल सके और तुरंत उससे उनका उस समय का काम चल जाए, यानी उस समय वो परेशान ना हो। तो जब भी कभी कोई प्राकृतिक प्रकोप हो, कोई हानि हो, तो आप पटवारी, जो ग्राम के आपके पटवारी हैं, ग्राम के पटेल या ग्राम कोटवार को, जो भी आपके स्थानीय राजस्व कर्मचारी हैं, या उनका ये प्रमुख दायित्व होता है कि वो इसको आपको क्या करें, इसका अवलोकन करें। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले आपके गांव में जो ग्राम कोटवार होते हैं वो मौके पर आकर आए दिन पूछते रहते हैं कि कहीं किसी का मकान तो नहीं गिरा है, कहीं किसी की कोई क्षति तो नहीं हुई है। ठीक है, फिर उसको उस अनुसार तहसीलदार महोदय के पास या अनुविभागीय अधिकारी महोदय के पास, उपखंड अधिकारी जिनको हम कहते हैं, या फिर कलेक्टर महोदय के पास, या फिर संभाग के कमिश्नर महोदय के पास पहुँचाया जाता है। किस आधार पे? गंभीरता के आधार पे, यानी कितना गंभीर कोई विषय है, कितना अधिक नुकसान हुआ है उस आधार पे। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि जब भी आपकी कोई भी इस तरीके की आपदा हो और आपके पास कम्युनिकेशन यदि है, तो आप वहाँ पर अपने शीघ्र, सबसे पहले आप अपने ग्राम पटवारी या ग्राम कोटवारी या ग्राम पटेल को सूचित करें। ठीक है, उसके बाद वो उसके आपके जो भी मौके की जांच करके उसका यथाउचित पंचनामा, जो यथास्थिति जो पंचनामा होगा उसी समय का तैयार करके न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है।
ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं गौर से, कि यदि 50,000 रुपये तक का आपको कोई मुआवजा सहायता राशि प्रदान करनी है या आपका जो क्षति हुई है उसमें तात्कालिक सहायता 50,000 तक की निर्धारित है या प्रस्तावित है, तो उसका जो आदेश है, जो उसका पारित करने का अधिकारिता है, वो केवल तहसीलदार को है। यदि 50,000 से अधिक है तो वो उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम महोदय को है। यदि 50,000 से 51,000 मतलब 50,000 एक रुपये से लेके 4 लाख रुपए तक यदि प्रावधान है तो मतलब अधिकारिता है, तो किसके पास है? उपखंड अधिकारी के पास है। 4 लाख एक रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक यदि पारित करना है तो वो कलेक्टर महोदय करेंगे। और यदि 5 लाख एक रुपये से अधिक का कुछ है तो वो संभागायुक्त यानी कमिश्नर महोदय द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार पीड़ित के जो जिन मामलों में ऋण, इसमें देखिए ये ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग जो होते हैं कहते हैं कि मतलब सहायता ना लेकर वो ऋण भी ले सकते हैं, तो इसमें सरकार ऋण भी प्रदान करती है। ऋण के लिए जो है 20,000 तक का ऋण आपको उपखंड अधिकारी देंगे, 1 लाख रुपए तक का ऋण कलेक्टर महोदय देंगे और 1 लाख से अधिक का ऋण जो है वो संभागायुक्त यानी कि कमिश्नर देंगे। ठीक है, तो इस परिपत्र में जितनी भी जगह पे राजस्व अधिकारी की बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ संभागायुक्त, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार या नायब तहसीलदार से की गई है, जिसका जो भी क्षेत्राधिकार उस जगह पे होगा उनके लिए। ठीक है, अग्नि दुर्घटनाओं के मामले में आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के उपयोग से संबंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति जो है वो मार्ग संख्या 58 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत एवं पर व्यय सूखा शीर्ष के तहत की गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का परिपत्र में उल्लेख किया गया है। अब हम आपको इसमें विस्तार में बताते हैं, ये तो केवल आपका डिटेल में दिया है कि इस परिपत्र के अंतर्गत किस किस को किस किस आपदा में किसको क्या राशि दी जाएगी। ठीक है, जो हमारे प्रमुख सचिव है उनके द्वारा ये लागू किया गया था हमारे 2018 से। ठीक है, अब इसको आप डिटेल में देखें तो ये देखिए इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि फसल हानि के लिए, फसल हानि यदि आपकी फसल को हानि हुई है, ठीक है, तो उसके लिए आर्थिक सहायता किस प्रकार की है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो फलदार पेड़ हैं जिन पर लगी फसलें, आम, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें जो है, ठीक है, और पान बरेजे को छोड़कर, यानी इन सभी को छोड़कर जो सभी उगाई जाने वाली फसलें हैं जिनके अंतर्गत सब्जी की खेती, मसाले, इसबगोल, तरबूजे, खरबूजे की खेती शामिल है। ठीक है, तो वो खेत चाहे नदी के किनारे हों या मतलब चाहे वो खेत नदी के किनारे ही क्यों ना हो, कि हानि जो है वो आर्थिक अनुदान निम्नानुसार है। यानी कि आपको किस पे नुकसान यदि होगा तो नहीं मिलेगा, आम पे, संतरा पे, नींबू के बगीचे हैं, पपीता, केला, अंगूर, अनार पे आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। ठीक है, केवल मुआवजा आपको किस पे मिलेगा, जो भी सब्जी की खेती है, मसाले, इसबगोल है, तरबूजे, खरबूजे हैं, ठीक है, उनके उस पर मिलेगा आपको। ठीक है, ये अब आप देख सकते हैं कि कुल खाते की धारित भूमि कितनी होनी चाहिए और यदि उसमें 25 से 33% क्षति है तो कितना आपको अधिकतम मुआवजा मिलेगा, 33 से 50% है तो कितना मिलेगा और 50 से अधिक है तो कितना मिलेगा। तो आप ये देखिए, यदि कोई लघु और सीमांत कृषक है यानी कि जिसके पास 0 से 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि है, ठीक है, तो उसको कितना मिलेगा, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि उनको कितना मिलेगा ये। ठीक है, डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम आपको इसमें बता देते हैं कि यदि मान लीजिए उसने कौन सा फसल लगाया, वर्षा के आधारित फसल लगाई यानी असिंचित जमीन में 5,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, उसी पे 8,000 रुपये मिलेगा यदि 33 से 50% क्षति है तो, और उसी पे 50% से अधिक क्षति होने पे 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। ठीक है, यानी आपकी 2.5 एकड़ की ज़मीन पे आपको 16,000 रुपये मिलेगा सिंचित भूमि पर। ठीक है, अब यदि वो सिंचित फसल है तो उसके लिए आपको 9,000 रुपये मिलेगा, कहाँ पर, 33% तक। ठीक है, 33 से 50 के लिए 15,000 रुपये और 50% से अधिक है तो उसके लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यदि वो 12 माही यानी कि पेरिनियल कोई फसल है तो उसमें रुपाई से 6 महीने से कम यदि है, ठीक है, 6 महीने से कम की अवधि का कोई पौधा है, कोई फसल है, तो उस पर क्या मिलेगा आपको 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा और 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा 33 से 50% है तो। और यदि 12 मासी में यदि कोई 6 माह से कम में क्षतिग्रस्त हो रहा है तो 50% से अधिक के लिए कितना मिलेगा आपका 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि कोई रुपाई में 6 महीने से अधिक की कोई फसल हो चुकी है तो उसमें 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, और 33 से 50 है तो 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, और 50 से अधिक है तो 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसमें 30,000 रुपये ही मिलेगा, चाहे 6 माह से अधिक है चाहे 6 माह से कम, लेकिन यहाँ की राशि बदल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई सब्जी, मसाले या इसबगोल है, इसबगोल की खेती है कोई, तो उसमें 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा, 33% है तो, 33 से 50 है तो 26,000 और 50,000 से अधिक है तो 30,000 रुपये।
ठीक है। इसके बाद यदि कोई और सेरिकल्चर है, ठीक है, शहतूत टासर की फसल है या कोई अन्य मूंगा वगैरह की फसल है, तो उसमें 6,000 रुपये है सेरिकल्चर के लिए और मूंगा वगैरह के लिए 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, ठीक है। 50% तक और 50% से अधिक पे 12,000 है सेरिकल्चर के लिए और 15,000 है मूंगा के लिए, ठीक है। इसी प्रकार यदि अभी तो हमने देखा क्या, लघु एवं सीमांत जिनके 0 से 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, ठीक है। अब यदि कोई 2 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि धारित करता हुआ किसान है, तो किसी के पास 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है तो उसको असिंचित पे 4,500 रुपये मिलेगा और आपका 33% तक और 33 से 50 पे 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर और यदि आपका उस पर 50% से अधिक की हानि हो रही है तो 13,600 रुपये प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इसी प्रकार यदि वो सिंचित फसल है तो सिंचित फसल पे 6,500 रुपये प्रति हेक्टेयर है और 50% तक 13,500 है और 50% से अधिक पे 27,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। तो आप अंतर देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं, ये देखिए ये सिंचित फसल हमने देखी, यहाँ पर सिंचित फसल में कितना मिल रहा था, 15,000 रुपये, 30,000 रुपये, 9,000 रुपये और यहाँ पर कितना मिल रहा है, ये देखिए 6,500 रुपये, 13,500 और 27,000 रुपये, ठीक है। अब इसी तरीके से 12 माही में भी चेंज हो गया है, 6,500 रुपये, 18,000 रुपये और 30,000 रुपये। ये कौन सा है आपका 33% तक, 33 से 50 और 50 से अधिक, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फसलों के बारे में ये है। अब यदि कोई फलदार पेड़ है, उन पर लगी फसलें हैं, ठीक है, उनकी यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए क्या आर्थिक अनुदान है, तो उसके लिए आर्थिक अनुदान ये है, ये देखिए आप 25 से 33% और 33% से अधिक पे फलदार पेड़ है या उन पर लगी कोई फसलें हैं, ठीक है। क्रमांक 3 में जैसे बताया गया कौन कौन सी फसल है, ठीक है, तो उसमें 400 रुपये प्रति पेड़, ठीक है, यदि 33% तक है तो, और 33 से ज़्यादा है तो 500 रुपये प्रति पेड़, ठीक है। ऐसी संतरा और अनार है तो 400 रुपये प्रति पेड़ और 33 से अधिक है तो 500 रुपये प्रति पेड़। नींबू का बगीचा है तो 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर है और 33% से अधिक है तो 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर। पान बरेजे का यदि हानि होती है तो 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है, ठीक है, या फिर 500 रुपये प्रति पारी है, ठीक है। और यदि 33% से अधिक की हानि हो रही है तो 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और 750 रुपये प्रति पारी है। अब फसल हानि के मामले में इस परिपत्र में उल्लिखित जो आपदाएं हैं उनमें से यदि किसी से आपदा हो रही है तो खातेदार को क्षतिग्रस्त जो प्रभावित रकबे में हुई क्षति के आकलन के आधार पे मानदंड अनुसार राहत राशि का संगणना कर सहायता दी जाएगी, यानी कि उसकी जितनी भी जो प्रति हेक्टेयर, जैसे कि ये देखिए आप देख सकते हैं 30,000 रुपये कोई भी आप उठा सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर फसल को उठाया था, ठीक है। मान लीजिए उसने धान की फसल उसकी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है तो 27,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है, यानी कि 2.5 एकड़ पे 27,000 रुपये, ठीक है। अब ऐसे में मान लीजिए उसकी जो है 30 आरे में उसका नुकसान होता है, ठीक है। तो यदि उसका 30 आरे की फसल का नुकसान हुआ है तो उसको कितना रुपये मिलेगा, 30,000 गुणित 27,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं 30 आरे का जो 27,000 होता है यानी कि 8,100 रुपये उसको मिल जाएगा। कितनी ज़मीन पे, 30 आरे की यदि उसकी ज़मीन है तो, और यदि यहीं पर कितनी 1 आरे ज़मीन होती तो उसको कितना मिलता, 2,700 रुपये मिलता, ठीक है। 10 आरे जो होती तो यानी 0.10 हेक्टेयर होती तो उसको 2,700 रुपये मिलता, यानी कि जितनी उसकी ज़मीन का नुकसान होगा इन मानदंडों के हिसाब से उसका जो मुआवजा है वो तय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ये देखिए एक उदाहरण भी इसमें लिया है कि यदि बोए गए समस्त रकबे में प्राकृतिक आपदा से 60% की सीमा तक फसल हानि हुई है तो फसल हानि का प्रतिशत 60% माना जाएगा और तदनुसार कृषक को जो अनुसार 1 हेक्टेयर के लिए सहायता राशि गणना की जाएगी, ठीक है। अब इसी में ये देखिए ये था एक, फिर अगला उदाहरण है कि यदि 2 हेक्टेयर रकबे में फसल हानि हुई है तो कितना होगा, 5,000 रुपये इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यदि फसल हानि के लिए कोई फलदार पेड़ है या उन पर लगी फसलें, संतरा, नींबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलें, पान बरेजे आदि की हानि होती है तो ऊपर वर्णित के अनुसार जो आर्थिक अनुदान सहायता की राशि अधिकतम कितनी होगी, 1,20,000 रुपये होगी, ठीक है। अब इसमें कृषक का खातेदार होना आवश्यक नहीं है, अनुदान सहायता उस व्यक्ति को दे होगी जिसके द्वारा फसल बोई गई हो, यानी कि यदि मान लीजिए किसी ने सिकमी पर ली है ज़मीन, ठीक है, या कोई व्यक्ति के नाम की ज़मीन है लेकिन वो रहता है बाहर और उसकी जो ज़मीन है उस पर कृषि करता है उसके घर का कोई परिवार का सदस्य, ठीक है, छोटा भाई या चाचा कोई भी वो व्यक्ति कर रहा है तो पूरी जो लागत व्यक्ति लगा रहा है उसको ही उसका लाभ दिया जाएगा, ठीक है। संयुक्त खाते में भी के मामले में आर्थिक अनुदान सहायता राशि की संगणना करने के लिए संयुक्त खाते की कल्पित विभाजन के आधार पर जो अंशधारी होगा उसके खातेदार को पृथक खातेदार मानकर गणना की जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पे, ये देखिए
ये देखिए, यदि अतिक्रमण कर खेती करने वालों के मामले में क्या होगा, तो ऐसे जो कृषक हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है और वो खेती कर रहे थे और फिर उनका नुकसान हुआ, तो जिनके द्वारा अतिक्रमण के रकबे को जोड़कर जो लघु और सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं, उन्हें अतिक्रमित भूमि की फसल में हुई हानि के लिए भी सहायता अनुदान राशि दी जाएगी। यानी कि मान लो किसी के पास पहले से 5 एकड़ ज़मीन है और उस 5 एकड़ ज़मीन के बाद उसने अतिक्रमण भी किया हुआ था, तो अब 5 एकड़ प्लस जो अतिक्रमण किया हुआ रकबा है उसको मिलाने के बाद उसका मुआवजा तय होगा और फिर उसका मुआवजा उस हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है। और पंचनामे के आधार पर यह पाए जाने पर कि जो पौधों में उपरोक्त नोट, यानी कि जो ये लिखा हुआ है फसल में अफलन से अभिप्रेत, यानी कि फसल में फली का न बनना, फली में सम्मिलित, मतलब कोई भी जो आपका फलदार जो पौधा है उसमें फल नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में सक्षम अधिकारी द्वारा सहायता राशि मंजूर की जा सकती है। ठीक है, यदि फली नहीं पाई गई है उसके नियम जो मौसम अनुसार है ना, या आसपास के अनुसार जैसा भी बनता है। अब पशु पक्षी या मुर्गा मुर्गी हानि के लिए आर्थिक सहायता। अब यदि वो व्यक्ति भूमिहीन भी है लेकिन फिर भी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसको पशु पक्षियों की हानि हुई है, मुर्गा मुर्गी की हानि हुई है, तो उसको क्या अनुदान मिलेगा। तो यदि दुधारू है, ठीक है, मान लीजिए पशु हानि है, तो ये प्रति पशु है, अधिकतम प्रति पशु। ठीक है, यदि कोई दुधारू पशु है, भैंस, गाय, ऊंट, याक, मिथुन, ठीक है, तो यदि इनमें से किसी जानवर को प्राकृतिक आपदा के तहत इनकी क्षति होती है तो 30,000 रुपये प्रति पशु इनको मिलेगा। ठीक है, कृषक को मिल जाएगा। और यदि भेड़ बकरी है तो 3,000 रुपये प्रति पशु, जैसे 4 भेड़ थी तो 3 चौको 12,000 रुपये मिल जाएगा। 2 गाय और 1 भेड़ थी तो 30 दूनी 60 और ये आपका 3,000 रुपये, यानी 63,000 रुपये। ठीक है, अब गैर दुधारू पशु हैं, मान लो बैल है, भैंसा है, ऊँट है, घोड़ा है, ठीक है, तो ये 25,000 रुपये है। और बछड़ा, गाय, मतलब बछड़ा वगैरह छोटे जानवर हैं, इनके बच्चे हैं गाय भैंस के, तो इनको 16,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद बच्चा घोड़ा है, ऊँट का है, तो 10,000 रुपये प्रति जानवर या प्रति पशु मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सुअर है तो 3,000 रुपये प्रति पशु, और यदि सुअर का बच्चा है, भेड़ है, बकरी है, ठीक है, गधा है, तो 250 रुपये प्रति पशु मिलेगा। सहायता राशि जो है वो वास्तविक क्षति के आकलन तक सीमित होगी, यानी ये अधिकतम राशि है, ये ज़रूरी नहीं है कि 30,000 रुपये ही दिया जाए। ठीक है, और वहाँ पर आकलन के अनुसार ये राशि अधिकतम तय की गई है। 30,000 रुपये अधिकतम मिलेगा एक गाय का, हो सकता है 15,000 रुपये मिले, हो सकता है बुजुर्ग गाय थी, ठीक है, दुधारू नहीं थी, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है वो राशि कम हो जाएगी। ठीक है, अब अस्थायी पशु शिविर, मान लीजिए किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो प्रभावित पशु हैं, ठीक है, उनके पास कलेक्टर महोदय द्वारा एक अस्थायी पशु शिविर स्वीकृत कर सकते हैं। यदि किसी जगह पे पशुओं की जो रहने की व्यवस्था थी, जैसे कोई बाढ़ आ जाए किसी गांव में, पूरे पशुओं के जो विस्थापन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में कलेक्टर महोदय के पास अधिकारिता है कि वो 15 दिवस की अधिकारिता, मतलब 15 दिवस की अवधि के लिए एक पशु शिविर को स्वीकृत कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे शिविरों में सभी बड़े पशुओं के लिए 70 रुपये प्रति दिवस तथा छोटे पशुओं के लिए 35 रुपये प्रति दिवस व्यय किया जा सकता है, इससे अधिक व्यय नहीं किया जा सकेगा। और विशेष परिस्थितियों में संभाग आयुक्त जो कमिश्नर महोदय हैं, वो उनके प्रस्ताव पर राज्य शासन की अनुमति से 15 दिवस से अधिक की अवधि के लिए अस्थायी कैंप चलाए जा सकते हैं। यानी कि यदि 15 दिवस की अवधि से अधिक का कैंप चलाना है तो कमिश्नर महोदय की अनुमति लगेगी। ठीक है, इसके बाद मुर्गा मुर्गी की हानि हो तो मुर्गा मुर्गी की यदि 10 सप्ताह से अधिक आयु के हैं, ठीक है, 10 सप्ताह मतलब 2.5 महीने से अधिक आयु के हैं, तो उनके लिए 60 रुपये मिलेगा प्रति पक्षी। और यदि चूजा है 4 से 10 सप्ताह तक की आयु का, तो उसके लिए 20 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हमने देखा क्या जानवरों का और फसलों का। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण जो है इस वर्तमान मौसम में महत्वपूर्ण है, वो है जानवरों का। ठीक है, वो सॉरी क्षमा करें, मकानों का। तो ये हमारे मकानों का। ठीक है, तो नष्ट जो हुए मकान, यदि कोई मकान पूर्णतः नष्ट होता है, मरम्मत योग्य नहीं, अब जो मरम्मत योग्य नहीं रहा जो मकान उस और पक्का मकान है, तो उसके लिए वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम कितने रुपए दिया जा सकता है, 95,100 रुपये दिया जा सकता है। ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान IAP के तहत जिलों में अधिकतम 1,01,900 रुपये का प्रावधान है। ठीक है, प्रति मकान, मान लीजिए किसी के 3 मकान गिर गए हैं तो प्रति मकान उसको इतना रुपये निर्धारित होगा, यदि वो आवासीय है तो। ठीक है, ये देखिए, आग लगने के कारण पूर्ण मकान के नष्ट हो गया है तो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, निम्नानुसार आर्थिक अनुदान सहायता दी जाएगी। अब यदि वहीं पर ये कच्चा मकान है तो उसको वास्तविक क्षति के आकलन के अनुसार 95,100 रुपये और IAP के तहत 1,01,900 रुपये।
ठीक है, प्रति मकान दिया जाएगा। अब यदि कोई झुग्गी झोपड़ी है यानी कि कच्चे घर हैं, फूस मिट्टी प्लास्टिक शीट वाले निर्मित घर हैं, तो उसको वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर अधिकतम 6,000 रुपये तक दिया जाएगा। ठीक है, यानी अधिकतम कितना दिया जा सकता है, 6,000 रुपये दिया जा सकता है। अब यदि ये तो था आपका 50% से अधिक की क्षति के लिए। ठीक है, अब यदि कोई 50% से कम की क्षति है, मान लीजिए 50 से 33% की जो क्षति जैसे हम फसल में पढ़ रहे थे वैसे इसमें भी है कि यदि 50% से कम क्षति है, मान लीजिए किसी का 1,000 स्क्वायर फीट का मकान है और उसमें 500 स्क्वायर फीट में क्षति है या 600 स्क्वायर फीट में क्षति है, तो ऊपर की श्रेणी में आ जाएगा। अब यदि 500 स्क्वायर फीट से कम के में क्षति है, ठीक है, तो ये इस श्रेणी में आएगा। उसको वहाँ पर कितना मिलेगा, वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर 95,100 रुपये मिलेगा। ठीक है, या फिर IAP के तहत 1,01,900 रुपये, पक्का मकान है तो। ठीक है, ये उसी के लिए मतलब ये वाला जो है आपका ऊपर वाला जो था वो था पूर्ण नष्ट के लिए, और पूर्ण नष्ट के बाद 50% से अधिक के लिए भी, है ना। तो दोनों के लिए सेम चीज़ लागू होती है। आप देख सकते हैं 1,01,900 और 95,100। ठीक है, अब आते हैं हम 50,000 से नीचे, 15% से 50,000 के बीच में। ठीक है, तो इस कंडीशन में पक्का मकान है तो 5,200 रुपये मिलेगा उसको प्रति मकान, और कच्चा मकान है तो 3,200 रुपये मिलेगा प्रति मकान। यानी कि उसका कितना भी बड़ा मकान हो, कच्चा मकान हो, यदि उसकी 50% से कम क्षति है, ठीक है, 3,000 स्क्वायर फीट का उसका मकान था और उसको केवल 800 स्क्वायर फीट या 1,200 स्क्वायर फीट में क्षति है उसके मकान में, तो उसको 3,200 रुपये तक अधिकतम सहायता दी जाएगी। और यदि पशु घर है, ठीक है, मकान से संलग्न पशु घर है यदि, ठीक है, तो उसको वास्तविक आकलन के आधार पर 2,100 रुपये प्रति पशु घर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पक्के मकान से तात्पर्य है जिसकी दीवारें और छत स्थायी स्वरूप की हों, अर्थात जो GI मेटल, एस्बेस्टस शीट, पक्की ईंट, पत्थर या कंक्रीट, पके हुए खपरों आदि से बनी हुई हो। ठीक है, वो पक्का मकान कहलाएगा। कच्चा मकान यानी कि दीवार और छत अस्थायी रूप से हो, यानी कि घास, बांस, प्लास्टिक शीट, लकड़ी, बिना पकी ईंट और कच्ची मिट्टी से बनी हो। ठीक है, इसके बाद झुग्गी झोपड़ी से तात्पर्य है कच्चे घर से निम्नतर फूस मिट्टी प्लास्टिक शीट आदि वगैरह से निर्मित हो, और कोई मकान कच्चा मकान कच्ची झोपड़ी हो। ठीक है, अब एक ही बड़े मकान में एक से अधिक परिवार निवास करते हैं और ऐसे परिवारों के मुखिया के पास पृथक राशन कार्ड है तथा वहाँ बड़े मकान में अपने अंश के मकान का जो पृथक से रखरखाव कर रहा हो व्यक्ति, उसके यदि उस हिस्से में कोई नुकसान हुआ है तो उसको पृथक से भुगतान भी किया जाएगा। ठीक है, तो बड़े मकानों में ऐसे अंश को पृथक इकाई मानते हुए वास्तविक क्षति का आकलन कर निर्धारित, मतलब मान लीजिए कि एक 2,000 स्क्वायर फीट का मकान है, उसमें 3 लोग रह रहे हैं अपने अपने हिस्से में। ठीक है, 600 स्क्वायर फीट में, 600 स्क्वायर फीट में और 800 स्क्वायर फीट में। ठीक है, तो जो 600 स्क्वायर फीट का व्यक्ति है उसके पास अलग राशन कार्ड भी है और उसका 600 स्क्वायर फीट में से 400 स्क्वायर फीट में क्षति हो गई है, तो उसको अलग इकाई मानते हुए उसको 50% से अधिक की क्षति वाला मानदंड से मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये भी स्पष्ट किया जाए कि जो सहायता राशि है वो केवल किस पे मिलेगी, आवासीय मकान पे और संलग्न पशु घर पे। यानी कि यदि कोई व्यक्ति को PM आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत है और वो उस मकान में रहता है और लेकिन उसका एक कच्चा मकान गाँव के अंदर पड़ा हुआ, तो ऐसी स्थिति में उसको उस कच्चे मकान का जो गैर आवासीय है, जहाँ पर वो रह नहीं रहा था, ठीक है, जहाँ पर वो रह नहीं रहा था गैर आवासीय, वहाँ पर उसको उसका क्षति का मुआवजा नहीं मिलेगा। ठीक है, उन मामलों में जिनमें प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, प्रभावित परिवार को मकान क्षति के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि की अधिकतम अतिरिक्त जो परिवार है उसको मान से तात्कालिक सहायता के रूप में 200 स्क्वायर वर्ग फीट पर LDP शीट अथवा प्लास्टिक शीट के लिए जो 300 रुपये प्रति 300 रुपये दी जाएगी। ठीक है, LDP शीट के लिए 300 रुपये तक उसको दिया जाएगा। अब यदि विधि के विरुद्ध निर्मित की गई कोई झुग्गी झोपड़ी है जो नियम अनुसार नहीं है, ठीक है, उनको भी उपर्युक्त मानदंड अनुसार सहायता राशि देय होगी। ठीक है, कलेक्टर यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं इसमें कि विधि विरुद्ध जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है किसी नैसर्गिक आपदा से नष्ट होने के कारण आर्थिक अनुदान सहायता दी गई है, ठीक है, उन्हें पुनः उसी स्थान पर निर्माण नहीं करने दिया जाए। लेकिन ठीक है, यह भी सुनिश्चित करना है कि यदि मान लीजिए कोई अतिक्रमण वाली जगह है जहाँ पर किसी ने झुग्गी झोपड़ी निर्माण की थी और उसका क्षति हो गई है तो उसको उसका मुआवजा तो दिया जाएगा, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वो दोबारा वहाँ पर निर्माण ना करे। अब इसके साथ साथ ये तो हमने मकान का समझा। अब मकान के बाद कपड़ों और बर्तनों और खाद्यान्न की यदि क्षति होती है तो प्रति परिवार जो है वो 500 रुपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि इसमें दी जाएगी। ठीक है, और प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि मकान नष्ट होने से, घरों में पानी घुस जाने से पीड़ित परिवार के कपड़े और खाद्यान्न गीले होकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो प्रति परिवार के मान से 50 किलो खाद्यान्न और 5 लीटर कैरोसिन मतलब तात्कालिक रूप से दिया जाएगा। ठीक है, अब मृत व्यक्ति के परिवार, अब यदि मान लीजिए इस आपदा में, इस जो प्राकृतिक प्रकोप है, यदि जनहानि होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की सहायता दी जाएगी।
ठीक है, आरबीसी 6.4 के तहत यदि प्राकृतिक उसमें हुआ है तो ये देखिए आप, ठीक है, कैसे तूफान, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ आकाशीय बिजली गिरने से, ठीक है, या खलिहान या मकान में आग लगने की दुर्घटना को सम्मिलित करते हुए जो यदि कोई व्यक्ति मर गया है तो उसको या उसके मतलब उसके निकटतम वारसानों को, निकटतम व्यक्ति को 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की सहायता दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही सर्प, गोहेरा या किसी जहरीले जंतु के काटने से अथवा बस या अन्य अधिकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से गिरने के कारण भी इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति को 4 लाख रुपए दिया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति को सांप काट लेता है, गोहेरा काट लेता है, कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है, ठीक है, या वो बस में ट्रैवल कर रहा है या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहा है और वो नदी में गिर जाए, जलाशय में गिर जाए या पहाड़ी से कोई पत्थर के गिरने से इन वाहनों पर सवार व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको भी 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद पानी में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना से मृत्यु होने पर भी मृत्यु को 4 लाख की राशि की आवंटित की जाएगी, सहायता दी जाएगी। ठीक है, अब जनहानि के मामलों में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा घटनास्थल की जांच की जाएगी। उसके बाद पहुंचकर मृत्यु होने एवं उसके कारणों की जांच की जाएगी। जहां संभव होगा डॉक्टर से मृतक का परीक्षण भी कराया जाए, यानी पीएम जो है पीएम करवाया जाएगा। ठीक है, परंतु सर्प, गोहेरा या अन्य जहरीले जंतु के काटने से मृत्यु के मामले में अनुदान स्वीकृत करते समय सक्षम अधिकारी मृत्यु के संबंध में तैयार किए गए पंचनामे, पटवारी प्रतिवेदन और पुलिस थाने में जो मर्ग रिपोर्ट कायम होगी उसके आधार पर जहरीले जंतु से जो मृत्यु हुई है ये इसका निष्कर्ष निकलने के बाद ही इसका प्रकरण आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब मृत व्यक्ति में बच्चा भी शामिल समझा जाए, मतलब इसमें ये नहीं है कि कोई 18 वर्ष से अधिक है तो 4 लाख है। यदि 8 साल का, 10 साल का, 3 साल का बच्चा भी इन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण मरता है तो उसको 4 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो 4 लाख रुपए है ये उसकी किसी और प्रकार की जो अन्य सहायता जो उसको शासन देती है या उसने कहीं और से ले रखी है, बीमा राशि वगैरह, उससे अलग मानी जाएगी। ठीक है, अब यदि ये तो मृत्यु का था, इसके साथ ही यदि कोई शारीरिक अंग में हानि हो रही है तो उसको 40% से 60% तक यदि उसके जो विकलांगता आती है उसके शरीर में तो वहाँ पर 59,100 रुपये का सहायता राशि है। और यदि इससे अधिक 60% से अधिक विकलांगता आ रही है तो 2 लाख रुपए उसको अनुदान सहायता दी जाएगी। ठीक है, अब यदि नाव दुर्घटना से कोई घायल हो रहा है या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नदी में गिरने से घायल हो रहा है कोई व्यक्ति तो उसको 25,000 रुपये की अनुदान सहायता दी जाएगी। ठीक है, अब गंभीर शारीरिक क्षति है जिसमें व्यक्ति 1 सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहे, ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसको 12,700 रुपये जो है वो अस्पताल के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, 1 सप्ताह तथा 1 सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने के लिए। ठीक है, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिया जाएगा। और यदि इससे अधिक इससे उसमें रहता है, इसके बाद भी प्रमुख चिकित्सा से आवश्यक परामर्श करते हुए 4,300 रुपये आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ ही आपकी यदि इन प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में कोई लावारिस शव जो है उसके अंतिम संस्कार के लिए 2,000 रुपये की सहायता राशि जो है तहसीलदार महोदय द्वारा यथास्थिति स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत को स्वीकृत करके दी जा सकेगी। ठीक है, यानी कि यदि कोई इन प्राकृतिक आपदा में ऐसा कोई लावारिस लाश मिलती है, शव मिलता है जिसका पहचान कर पाना मुश्किल है और उसके अंतिम संस्कार करना है तो उसके संबंध में तहसीलदार महोदय द्वारा भी 2,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा सकेगी। ठीक है, मृत पशुओं के लिए 100 रुपये की दर से या वास्तविक व्यय से इनमें से जो भी कम होगा तहसीलदार महोदय द्वारा स्वीकृत की जाएगी जिससे कि इनको निवर्तन करके उपगत किया जा सके। ठीक है, कुम्हार के भट्टे में ईंट तथा खपड़े बर्बाद हो जाए तो उसको 10,000 रुपये दिया जाएगा अधिकतम। ठीक है, जहाँ पर भी ये हम जो आपको बता रहे हैं ये अधिकतम है। ठीक है, तक सहायता अनुदान भुगतान होगी। बुनकर हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता, यदि प्राकृतिक आपदा के कारण कोई बुनकर कोई परंपरागत शिल्प जो है वो प्रभावित होता है तो उसको 4100 रुपये तक की सहायता राशि दी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अग्नि या बाढ़ से कोई दुकानदार प्रभावित हो रहा है, अग्नि से, आग से या बाढ़ से कोई दुकानदार प्रभावित हो रहा है, उसकी दुकान नष्ट हो गई है तो उसको जीविकोपार्जन के सभी साधन बंद हो जाते हैं। ठीक है, और उसकी वार्षिक आय जो है वो 1 लाख रुपए से यदि अधिक नहीं है तो उसको 12,000 रुपये प्रति दुकानदार आर्थिक अनुदान सहायता दी जाएगी। यानी कि यदि उसकी वार्षिक आय जो है वो 1 लाख से कम है तो उसकी दुकान के नष्ट होने से उसको सरकार द्वारा 12,000 रुपये तक का सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, या फिर 25,000 रुपये तक का ऋण भी स्वीकृत किया जा सकता है। जो ऋण होगा वो मांग संख्या 58 और शीर्ष 2245 दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत के लिए खर्च के अंतर्गत विकल्प नहीं होगा। ठीक है, अब अस्थायी राहत कैंपों में निःशुल्क रहने एवं भोजन की व्यवस्था, तो इसमें जो 60 रुपये प्रति वयस्क एवं 45 रुपये प्रति अवयस्क प्रतिदिन के मान से भोजन आदि की व्यवस्था हेतु व्यय किए जा सकेंगे। किसके द्वारा? कलेक्टर महोदय द्वारा। ऐसी स्थिति में जो कैंप लगाए जाएंगे
जो अस्थायी कैंप लगाए जाएंगे उसमें 60 रुपये प्रति वयस्क और 45 रुपये प्रति अवयस्क जो है वो खर्च करके इस तरीके के कैंप लगाए जा सकते हैं, ठीक है, 15 दिवस के लिए। अब बाढ़ व तूफान में प्रभावित मछुआरों को तो नाव नष्ट होने पर 12,000 रुपये, जाल या डोंगी नष्ट होने पर 4,000 रुपये, जाल या अन्य उपकरणों की मरम्मत हेतु 2100 रुपये और नाव की आंशिक क्षति होने पर 4100 रुपये प्रभावित होगा, ठीक है, प्रभावशील होगा। फिर अन्य सहायता राशि है तो यदि मान लीजिए मछली फार्म है उसका, ठीक है, भूस्खलन भूकंप से मछली फार्म उसका नष्ट हो जाता है तो उसको 6,000 रुपये तक की प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद मछली पालने वाले को मछली बीज नष्ट होने पर 8,200 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से सहायता दी जाएगी। अब यदि कुएं या नलकूप नष्ट होते हैं तो उसको 25,000 रुपये तक का सहायता अनुदान का भुगतान किया जा सकेगा। जो भी नलकूप या कुएं जो उपयोग में आ रहे थे, यदि ऐसे कोई नलकूप या कुएं नष्ट हो जाते हैं प्राकृतिक प्रकोप से तो उसको, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, तो मतलब प्राइवेट के लिए 25,000 रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। और बैलगाड़ी नष्ट होने पर या फिर कोई भी कृषि उपकरण प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने पर 10,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ये है प्रपत्र प्रारूप 1। प्रारूप 1 जो है इसमें व्यक्ति का नाम, उस ग्राम का नाम, पटवारी हल्के का नाम, जहाँ नुकसानी हुई है, क्षति नुकसानी किस प्रकार का नुकसान हुआ है, आवेदन का प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख, किस दिन उसने आवेदन किया है, मौके की जांच की तारीख, कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजने की तारीख और शासन द्वारा निर्धारित सहायता के अंतर्गत की गई सहायता का विवरण, और ये सब ये प्रारूप 1 है, ठीक है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये प्रारूप 2 है। अब इसके बारे में हम आपको एक बाद में बता देंगे, पहले आपको ये बता दें कि इस तरीके से प्रारूप 3 भी है, जहाँ पर ये करारनामा बनाया गया है, ठीक है, कि इस दिनांक को प्रथम पक्ष राज्यपाल मध्य प्रदेश द्वारा पदानुवर्ती सम्मिलित होंगे और द्वितीय पक्ष जो है आवेदक रहेगा, आवेदक की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ऋण ले रहा है तो ऋण की डिटेल आ जाएगी और सहायता ले रहा है तो सहायता की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का 2 पेज का ये है, इसको भरने के बाद उसको उस आधार पे ऋण स्वीकृत हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने केवल ये बताया। अब आपको सबसे ज़रूरी फॉर्म बता दें हम, प्रारूप 2। यह प्रारूप 2, इसमें जो है किसान जो है बेसिक जानकारी भरेगा अपनी, विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का नाम, विपत्तिग्रस्त व्यक्ति कृषक है अथवा गैर कृषक, हानि का पूर्ण ब्यौरा, क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति निराश्रित है, ठीक है, पूर्ण औचित्य या उसको स्थानीय दान के थ्रू उसकी मदद हो सकती है, उसको ऋण चाहिए है या नहीं चाहिए है, और या फिर उसका जो बैंक खाता क्रमांक और बैंक शाखा का नाम, ठीक है। ये है बेसिक फॉर्म 2। अब हम आपको एक बार और बता दें कि जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो उस समय मौसम विपरीत नहीं होता है, तो कई बार मौके पर जो भी व्यक्ति अधिकारी, सक्षम अधिकारी जांच के लिए तुरंत नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में आज की डेट में आप क्या करें, सबसे पहले सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जो भी आपकी जैसे ही ये घटना होती है, घर गिर जाता है और थोड़ा सा आप सामान्य स्थिति में आते हैं तो आप वहाँ पर तुरंत फ़ोटो खींच ले मकानों की, सिर्फ ये मकान की क्षति के लिए हम कह रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ मकान की क्षति हो रही है, ठीक है, कोई भी जनहानि नहीं हो रही है, आवासीय मकानों में क्षति हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। उन कंडीशनों में आप इन तरीके की मकानों की फ़ोटो खींच लें, ठीक है। फ़ोटो खींचने के बाद इस तरीके का एक कथन है, इस तरीके का कथन तैयार कर लें कि मेरा कच्चा मकान था, मैं यहाँ इतने सालों से इतने परफेक्ट में रह रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ ही एक आवेदन बना लें आप, आवेदन या इसी को कथन के साथ आप फॉर्म नंबर 2 भर के रख दें, ठीक है। ये फॉर्म नंबर 2 भर दें और अपने आधार की और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ये 4 दस्तावेज इकट्ठे करके आप रख लें, या फिर अपने कोटवार ग्राम पटेल को दे दें, या फिर न्यायालय में जाकर जैसे स्थिति सामान्य लगा सकते हैं। इसके बाद मौके पर पटवारी द्वारा जांच करके पंचनामा और प्रतिवेदन लगा दिया जाएगा कि मौके पर कितनी क्षति पाई गई है, ठीक है, कितनी क्षति पाई गई है, और आपकी फ़ोटो के आधार पे और मौके के आधार पे आपका आकलन हो जाएगा, तो आपको उस हिसाब से अनुदान राशि प्रदान कर दी जाएगी। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ लोग क्या है फ़ोटो नहीं खींचते, तो ऐसे में क्या होता है, जब 4 दिन बाद 5 दिन बाद ग्राम पटवारी आते हैं या कोटवार आते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ तो सब व्यवस्थित है। अब जब मकान गिरेगा तो कोई भी व्यक्ति उस गिरे हुए मकान में तो रहेगा नहीं, या उस गिरे हुए मकान को बिखरे तो रहने नहीं देगा, वो अपना घर, अपनी जो गृहस्थी है उसको समेट लेता है। तो ऐसी स्थिति में आप समेटने के पहले अपने आसपास के किसी के भी पास यदि एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें उसकी एक फ़ोटो खींच लें, ठीक है, उसके बाद उसको समेट के रख लें, और जैसे ही मौसम साफ़ हो, आपके पास स्थिति सामान्य हो, जैसे ही कोई जांच के लिए आए तो आप अपना आधार, पासबुक तैयार रखें, साथ में ये और फॉर्म 2 और ये कथन, ठीक है, इन दोनों को देकर आप आसानी से अपना आवेदन लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी अनुदान सहायता के लिए जो कार्यवाही है वो शीघ्र से शीघ्र पूर्ण की जा सके।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमने RBC 6.4 के विषय में काफ़ी जानकारी दे दी होगी। यदि इस संबंध में आपको कुछ और लगता हो, कुछ और जानकारी आपकी चाहिए हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि वर्तमान समय पर इसकी ज़रूरत पड़ रही है। लोगों को परेशान हो रहे हैं लोग, उन्हें सहायता चाहिए है, तो आप इसको फॉरवर्ड करें लोगों तक ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मदद पहुँच सके। जय हिंद दोस्तों।